मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। आज हम प्रिय छात्राओं, आज हम ऑनलाइन ई कंटेंट योजना अंतर्गत प्रस्तुत वीडियो में जिस बिंदु पर, जिस विषय पर, जिस कंटेंट पर हम चर्चा को अंजाम देंगे वह बिंदु है रीतिकालीन काव्य में संकलित बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई में संकलित दोहा या पद संख्या 8 से हम चर्चा को अंजाम देंगे। यह कंटेंट या विषय वस्तु महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए पार्ट सेकंड ईयर ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। प्रिय छात्राओं, प्रस्तुत वीडियो में मैं बेहद ही रोचक, ज्ञानवर्धक और उपयोगी सामग्री प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह सामग्री आपके लिए बीए, एमए तथा प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं में भी समान रूप से आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो कृपया करके प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और इसका विवेचन विश्लेषण करें। तत्पश्चात प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। तो 8वां दोहा है बिहारी का, उसको पहले हम पढ़ते हैं और उसके बाद व्याख्या के जो 4 सोपान हैं उसके आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे, सप्रश्न व्याख्याएँ करेंगे। नेहू न नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाई, नीर भरे नित्य प्रति रहे तौन प्यास बुझाई। अब हम इस दोहे का पहले संदर्भ, नंबर 1 संदर्भ, नंबर 2 प्रसंग, नंबर 3 भावार्थ और नंबर 4 विशेष, इस आधार पर हम इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश या दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित बिहारी द्वारा रचित सतसई से उद्धृत है, अवतरित है या लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में बिहारी द्वारा रचित इस दोहे में कोई पूर्व अनुरागिनी नायिका अपनी सखी से कहती है। पूर्व अनुरागिनी नायिका वो होती है जिसने पहले किसी नायक से प्रेम किया है, उसको हम पूर्व अनुरागिनी नायिका कह सकते हैं। तो इस दोहे में कोई पूर्व अनुरागिनी नायिका अपनी सखी से कहती है कि उसके नेत्रों की व्यथा का अंत नहीं है। मेरे जो नेत्र हैं वो बहुत ही पीड़ित रहते हैं इस अनुराग के कारण। तो उसी बात को इस दोहे में कवि ने चित्रित किया है, वर्णित किया है। अब हम इसका भावार्थ निहारते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका अपनी सखी से कहती है कि यह प्रेम रूपी तेल नहीं है, अपितु प्रेम रूपी तेल नहीं है मेरे नेत्रों में, अपितु मेरे इन नेत्रों की अब कोई ऐसी बीमारी लग गई है, ऐसे रोग से ये रोगग्रस्त हो गई है कि ये स्नेह को भुला बैठे हैं। यद्यपि इन नेत्रों से निरंतर अश्रुपात होता रहता है, यानी आँखों में आंसू
झरते रहते हैं, गिरते रहते हैं और ये पानी से भरे रहते हैं, है ना। नीर भरे नित प्रति रहे तउन प्यास बुझाई। हर समय क्या है, इनमें अश्रु जल का पात होता रहता है, फिर भी इनकी प्यास अर्थात प्रिय दर्शन की तृष्णा के कारण इनकी प्यास नहीं बुझती है। क्योंकि लिखा है नहीं कि अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। तो मेरी जो आँखें हैं वो मेरा जो प्रिय है उसके दर्शन से ही तृप्त हो सकती है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में शरीर शुद्धि के लिए निमित्त वेदक में पंचकर्म के अंतर्गत जो आयुर्वेद में पंचकर्म होते हैं उसमें रोगी को तेल या घी पिलाया जाता है। यदि इसे पीने में कुछ व्यतिक्रम, कुछ व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो रोगी को क्या करते हैं, तृषा लगाती है। तब उसका पेट पानी से भरा रहने पर भी प्यास बनी रहती है। यही बात नायिका अपने नेत्रों के विषय में कहती है। और प्रस्तुत पद्यांश में नायक कृष्ण का रूप गत्यात्मक है, अतः उसका एक देशीय दर्शन करना असंभव है। इस कारण नायिका के नेत्रों की प्रिय दर्शन की तृषा शांत नहीं हो पाती है। प्रस्तुत पद्यांश में विशेषोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, क्योंकि नेत्रों के पानी से भरे रहने पर भी प्यास नहीं बुझने का वर्णन किया गया है। साथ साथ में इसमें अनुप्रास, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध, कवि के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अगला नमोधुआ। कागज पर लिखत न बनत कैत संदेश उलझात, कई है सब तेरो हियो मेरे हिये की बात। अब हम वही व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत दोहा या पद की प्रश्न व्याख्या करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ निहारते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित है, बिहारी द्वारा रचित सतसई से उद्धृत है, अवतरित है। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कोई प्रोषित पति का नायिका, प्रोषित पति का नायिका वह होती है जिसका पति परदेश या कहीं अन्यत्र चला गया है, वो प्रोषित पति का नायिका कहलाती है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कोई प्रोषित पति का नायिका अपने पत्र में थोड़ा सा वृत्तांत लिखने के पश्चात नायक को लक्ष्य कर लिखती है कि मैं लिखने का प्रयास करती हूँ लेकिन कुछ लिखते नहीं बनता है। उसी बात का यहाँ पर कवि ने उल्लेख किया है। अब हम व्याख्या का तीसरा सोपान, इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका लिखती है कि मुझसे कम स्वेद, अश्रुपात एवं ब्रह अग्नि की जलन आदि के कारण कागज पर कुछ लिखा नहीं जा रहा है तथा दूत आदि को मन की व्यथा कहने में लज्जा के कारण कुछ संदेश भी नहीं कहा जा रहा है। वैसे तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की सब बात बता देगा, अर्थात मेरी दशा का तुम्हें अपनी हृदयानुभूति से पता चल रहा होगा। तो ये इसका भावार्थ है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका का अभिप्राय है कि पत्र में या संदेश वाहक के द्वारा जो भाव में
मैं व्यक्त नहीं कर सकी उसे स्वतः ही अनुमान से समझ लेना। मैं अपनी पीड़ा का इजहार नहीं कर पाती हूँ, मेरी पीड़ा को आप स्वतः ही समझ लो। प्रस्तुत पद्यांश में यमक और विरोधाभास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध लेखक या कवि के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। 10वां पद, जब जब वे सुध कीजिए तब तब सब सुध जाई, आँख न आँखी लगी रहे आँखें लागत नाई। अब हम इसका जो धोआ है उसकी सप्रश्न व्याख्याएं करते हैं। तो पहले संदर्भ। शुद्ध पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित बिहारी द्वारा विरचित सतसई से अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। इस दोहे में किसी गृहिणी नायिका का कथन है। इसमें नायिका ने अपनी विवशता और व्यथा का उल्लेख किया है। अपनी जो गृह पीड़ा है उसका इसमें बहुत ही हृदय विदारक जो चित्रण है वो प्रस्तुत किया है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में गृहिणी नायिका सखी से कहती है कि जब जब मैं अपने प्रियतम का स्मरण करती हूँ, उनकी याद करती हूँ, ध्यान करती हूँ, तब तब मेरी चेतना लुप्त हो जाती है, मैं बेहोश हो जाती हूँ, होश हवास खो देती हूँ। उस दशा में मेरी दृष्टि प्रियतम की रूप माधुर्य की ओर लगी रहती है। इस कारण मेरी आँखें नहीं लगती है, अर्थात मुझे नींद नहीं आती है। अर्थात प्रियतम की रूप छवि का स्मरण या ध्यान करने से मुझे रात में नींद नहीं आती है, इस कारण मैं सो नहीं पाती। तो ये इसमें चित्रण किया गया है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका की विरह व्यथा का अनुभूति में चित्रण किया गया है। अनुभूति यानी जैसा देखा है वैसा इसमें चित्रण किया गया है। और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकारों के साथ विशेषोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। और पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध कवि के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अगला 11वां पद्यांश, कौन सुने का सो कहो, कौन सुने का सो कहूँ, सुरत बिसारी ना बदावदी जो लेत हैं, ए बदरा बदरा, ए बदरा बदरा। अब हम इस दोहे का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो नंबर 1 संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित बिहारी द्वारा रचित सतसई से उद्धृत है। अब हम इसका प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में गृहिणी नायिका अपनी वेदना व्यथा को लेकर सखी से कहती है। अब क्या कहती है उसको हम अगला जो तृतीय सोपान है भावार्थ उसमें देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में प्रोसित पति का नायिका कहती है कि हे सखी, कौन मेरी पीड़ा सुने, अर्थात मेरी पीड़ा को कौन सुन सकता है, और मैं किससे जाकर कहूँ, किसके यहाँ जाकर के अपनी पीड़ा का इजहार करूँ। प्रियतम ने तो प्रेम की सभी स्मृतियों को भुला दिया है, सभी जो यादें हैं उनको विस्मृत कर दिया है, भुला दिया है। ये बादल भी कुफत की ओर चलकर, बुरे रास्ते की ओर चलकर, अर्थात खूब गरज गरज कर जैसे प्रियतम की निष्ठुरता के साथ होड़ कर मेरे प्राण लूट रहे हैं।
अर्थात बदाबदी मुझे अत्यधिक संतप्त और पीड़ित कर रहे हैं। क्योंकि दरअसल में देखा जाए कि गृहिणी जब वियोग अवस्था में होती है तो जो परिवेश होता है, वातावरण होता है, उसका उसके मनो और मस्तिष्क पे बेहद बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे गृहिणी नायिका, जैसे कोयल बोलती है, पपैया बोलता है, मीठी मीठी वाणी जो बोलते हैं, तो उसका भी दुष्प्रभाव या साइड इफ़ेक्ट गृहिणी पर होता है। अब हम इसका विशेष देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका का प्रियतम काफ़ी दूर है, फिर उसकी पुकार कौन सुने। बादल तो घिर घिर कर, गरज गरज कर प्राणों को हरने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम तुलनात्मक दृष्टि से श्रृंगार सप्तशती का ये धुआ हम देख सकते हैं। एक तो मदन विशिख लगे मूर्छी परी सुध नाई, दूजे बद बदराबरी घिर घिर विष बरसाई। और प्रस्तुत पद्यांश में यमक, श्लेष और परिकर अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अगला 12वां धोआ। बर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैन, हरनी के नैनान ते हर नी के ए नैन। अब हम इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर। संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित बिहारी द्वारा विरचित सतसई से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब इसका हम प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सखी नायक से नायिका के नेत्रों की प्रशंसा करती हुई कहती है कि नायिका के नेत्र बहुत ही तीक्ष्ण हैं, पैने हैं। जो कोई उसके आगोश में आ जाता है उसको वो छलनी कर देते हैं। तो नेत्रों में कितना अट्रैक्शन होता है नायिका का, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। अब हम तृतीय सोपान जो कि व्याख्या का भावार्थ है उसको देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सखी या दूती कहती है कि हे हरि, उस नायिका के नेत्रों ने बलपूर्वक, शक्तिपूर्वक कामदेव के बाणों को भी जीत लिया है। कामदेव के जो 5 बाण हैं उनको भी उन्होंने विजित कर लिया है, जीत लिया है। अतः मैंने ऐसे श्रेष्ठ, मोहक और घातक दूसरे नेत्र नहीं देखे हैं। इतने पैने नेत्र, तीक्ष्ण नेत्र हैं, तलवार की धार से भी तीव्र पैने हैं। उस नायिका के ऐसे नेत्र तो हरनी के नेत्र से भी सुंदर हैं। हरनी के नेत्र से भी क्या है, ज़्यादा सुंदर है। अर्थात उस नायिका के नेत्र मृग नैनों से भी श्रेष्ठ और कामदेव के बाणों से भी अधिक घातक हैं। अब हम इसका विशेष देखते हैं। प्रस्तुत या उक्त पद्यांश में सखी या दूती के द्वारा नायिका के प्रति नायक को आकृष्ट करने का प्रयास व्यंजित हुआ है। नायिका के नेत्रों में जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। और प्रस्तुत पद्यांश में यमक, व्यतिरेक, काव्यलिंगी अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अगला 13वां। थोरे ही गुण रीझते बिसराई बेबान, तुमहु कान मनो भये आज काल के दान। अब हम इसका व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित बिहारी द्वारा विरचित सतसई से उद्धृत है, अवतरित है। संदर्भ के बाद प्रसंग।
प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी ने अपने आराध्य को अपने पर न रीझने का मधुरोपालंब दिया है कि भक्त पर भगवान नहीं रीझते हैं, तो उन्होंने उन पर उलाहना दिया है, उपालंब दिया है, उसका इसमें चित्रण किया गया है। अब हम भावार्थ देखते हैं इसका। प्रस्तुत पद्यांश में कवि या भक्त का कथन है कि हे कृष्ण, पहले तो तुम थोड़े से ही गुणों पर रीझ जाते थे, परंतु तुम अब अपनी उस आदत को भुला बैठे हो। ऐसा लगता है कि मानो तुम भी आजकल के कृपणदानी बन गए हो, यानी वातावरण का प्रभाव आप पे पड़ गया है, तो आप भी बदले से नज़र आते हो। अब हम इसका टिप्पणी या इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत या उक्त पद्यांश में पहले कम ही गुणों पर रीझ जाना, परंतु अब अधिक गुणों पर भी गुणग्राहकता न रखना, इस कलिकाल का प्रभाव व्यंजित हुआ है। यानी भगवान भी क्या है, उनके भी मन और मस्तिष्क पर कलयुग का प्रभाव पड़ गया है, उसका इसमें चित्रण किया गया है। आजकल के दानी कृपण होते हैं, पहले तो देते ही कम हैं और देते भी हैं तो काफ़ी टालम टोल करने के बाद देते हैं, यानी कंजूस हो गए आजकल के लोग। आजकल के दानी गुणों का आदर नहीं करते हैं, ये बात भी इसमें चित्रित की गई है। और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास और उत्प्रेक्ष अलंकार का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। अगला 14वां पद्यांश या पद। अंग अंग नग जगमगत दीप सका सीधे, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो जियारो घे। अब हम इसका व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित बिहारी द्वारा विरचित सतसई से उद्धृत है, अवतरित है। प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने नायिका का नक्सिक वर्णन किया है। एक सखी नायक के पास जाकर अपनी प्रिय सखी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है कि कितना जो उसमें सौंदर्य है, उसका बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन सखी करती है, उसी का इसमें चित्रण किया गया है। अब अगला तृतीय सोपान भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका की शारीरिक कांति अर्थात सौंदर्य अत्यधिक सुंदर है। उसके अंग प्रत्यंग पर नग नगीनों से जड़ित आभूषण हैं, तरह तरह के आभूषण अलंकार उसने धारण कर रखे हैं, जिनकी कांति से उसका शरीर दीप शिखा के समान चमक रहा है। दीपक की जो लौ है उसकी तरह प्रकाश व्याप्त हो रहा है। इस कारण घर में दीपक बुझाने पर भी अत्यधिक प्रकाश रहता है, यानी दीपक जलाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि नायिका का जो रूप सौंदर्य है उसमें इतनी चमक है कि दीपक जलाने की आवश्यकता ही नहीं। अर्थात भाव यह है कि नायिका के सौंदर्य तथा धारण किए गए आभूषणों की कांति से घर में प्रकाश फैलता रहता है, उजाला होता रहता है। अब हम कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि कालिदास ने भी स्वर्णम कांति वाले शरीर की उपमा दीप शिखा से दी है। शूद्रक और विद्यापति ने भी इसका उपमान रूप में प्रयोग किया है। और प्रस्तुत पद्यांश में उपमा तथा अतिशयोक्ति अलंकार का सुंदर वर्णन हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अगला 15वां। पत्राई थिति पाइये बा घर के चौपास, नित प्रति पूंजोई रहे आनन ओ पूजास। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की 100% व्याख्या करते हैं। संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित बिहारी द्वारा विरचित
सतसई से उद्धृत है, अवतरित है। प्रसंग: प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी ने नायिका के मुख सौंदर्य की अतिशयता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। भावार्थ: प्रस्तुत पद्यांश में नायिका की सखी नायक से उसके मुख सौंदर्य की प्रशंसा करती है, यानी सखी नायिका के मुख का जो सौंदर्य है उसको नायक के सामने जा कर के प्रेजेंट करती है, प्रस्तुत करती है कि उसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है, जिसकी छवि के आलोक से उसके घर के आसपास नित्य प्रति पूर्णिमा की ही भ्रांति बनी रहती है। केवल पत्रा अर्थात पंचांग द्वारा ही वहाँ पर वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो पाता है और नहीं कुछ भी मालूम नहीं चलता है। अब हम इसका विशेष देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सखी या दूती ने नायिका की मुख छवि की अतिशयोक्ति वंदना की है। रतन हजारा में इसका भाव शाम देखिए। कुहू निशातिथि पत्र में वाचन को रही जाए, तब मुख शश की चांदनी उदय करक है आए। और प्रस्तुत पद्यांश में परिसंख्या, काव्यलिंग और अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। अगला 16वां पद: तंत्रनाद कवित्रस सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सवंग। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो पहले संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित बिहारी द्वारा विरचित सतसई से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश में बिहारी ने कलाओं का महत्व बताकर उन्हें जीवन का सार तत्व माना है, इस बात का इसमें चित्रण किया गया है। अब अगला इसका भावार्थ हम देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कविवर बिहारी कहते हैं कि वीणा आदि वाद्यों के स्वर, कविता आदि ललित कलाओं की रसानुभूति तथा प्रेम के रंग में जो व्यक्ति सर्वांग डूब गए हैं, वे ही इस संसार सागर को पार कर सके हैं। परंतु जो व्यक्ति इनमें डूब नहीं सके हैं, वे भव सागर में फंसकर ही डूब गए हैं। भाव यह है कि मधुर वीणा वादन, काव्य का रसास्वादन और स्त्री प्रेम में जो व्यक्ति भली भांति नहीं डूबे हैं, पूर्ण रूप से आस्वाद लेकर भाव विभोर नहीं हुए हैं, उनका सांसारिक जीवन निष्फल रह जाता है। वे भवसागर के बीच में ही डूब जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अंग प्रत्यंगों सहित इनका आस्वाद कर लिया है, स्वाद चख लिया है, सरस अनुभूति प्राप्त कर चुके हैं, वे मानो संसार सागर को पार कर गए हैं, अर्थात उन्हें जीवन का संपूर्ण आनंद मिल गया है। तो ये इसका भावार्थ है। अब हम कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में संगीत, नृत्य, काव्य कला आदि ललित कलाओं का लक्ष्य लौकिक जीवन में दुखों से निवृत्त कर मानव को सुख की अनुभूति कराना है। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उनसे तादात्म्य स्थापित करना पड़ता है। उनसे भावात्मक एकता स्थापित करने पर भी ब्रह्मानंद सहोदर रस का आस्वाद होता है। उस आस्वाद या आनंद की स्थिति में मानव लौकिक जीवन में भी अलौकिक सत्ता का अनुभव करता है, उसे आनंद की अनुभूति प्राप्त हो जाती है। अनबूढ़े आदि में विरोधाभास अलंकार है, रंग में श्लेष तथा बूढ़े तिरे बूढ़े में यवंग अलंकार है और वर्णावृत्ति से अनुप्रास का भी सुंदर प्रयोग इसमें हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध कवि के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। आज इतना ही। आगे हम
अगले वीडियो में चर्चा को अंजाम देंगे। तो कृपया करके छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, इसको गौर से सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें और साथ साथ में लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही न बरतें। यदि प्रस्तुत वीडियो में कोई त्रुटि है तो उसकी तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट करें। धन्यवाद, नमस्कार।